देखिए, कल हम लोग बात किए थे कि आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। आज का अंतिम टॉपिक है वियतनामी गृहयुद्ध और अमेरिका। वियतनामी गृहयुद्ध और अमेरिका। देखो, इन घटनाओं की शुरुआत भी वियतनामी गृहयुद्ध से ही हम लोगों ने किया था और इसका अंत भी यहीं से होगा। बीच में जो लाओस और कंबोडिया आ गया था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो वियतनाम की कहानी कहाँ हम बंद किए थे हम लोग, याद है आप लोगों को? जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी अर्थात अमेरिका समर्थित सरकार का गठन हुआ। तो पढ़े थे कि कुछ समय के लिए यह एक कहा जाए कि माने थोड़ा बहुत हल हो गया था, लेकिन पूर्णतः शांति स्थापित नहीं हुई थी। वह गृहयुद्ध भड़का था। कह रहा है कि जिनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था, परंतु अस्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर ही थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी। जिनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाएगा। ये बात जिनेवा समझौता में तय हो गया था। ये बात हम लोग भी जानते हैं। उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज उठाती रही थी, जिसे उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, जबकि दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई थी। बात का हुआ कि ये बात तो जिनेवा समझौता में ही घोषित कर दिया गया कि वियतनाम को हनोई नदी के हिस्से से बांट दिया जाएगा। हनोई नदी के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी वियतनाम और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी वियतनाम रहेगा। तो इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया गया था। इससे वियतनाम में दो नए राज्यों का जन्म तो हो गया था, लेकिन अस्थायी शांति नहीं हो पाया था। लेकिन उसमें एक और शर्त ये कहा गया था कि 1956 ईस्वी तक चुनाव द्वारा अगर चाहे वहां की जनता तो वियतनाम का एकीकरण किया जा सकता है। तो जब से ये घोषणा हुई थी तब से ही उत्तरी वियतनाम के जनता और हो ची मिन्ह इस प्रयास में लगे हुए थे कि वियतनाम का एकीकरण कर दिया जाए। अब इधर दक्षिण के जनता बेचारा चूक गया था मानने की उन लोगों से एक मिस्टेक हो गया था, क्योंकि दक्षिण में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी और इससे जनता को मैंने कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। जनता को लग रहा था कि हम लोगों से मिस्टेक हो गया है, अगर हमारे यहाँ भी साम्यवादी सरकार होती तो आज हम लोगों की स्थिति भी सही होता। ये कमोबेशी ये स्थिति, यानी कहा जाए कि दक्षिण के लोग भी अब धीरे धीरे मन में ये बात आ रही थी कि हम लोग भी उत्तरी वियतनाम में मिलिए जाए। 1960 में वियतकांग का मतलब समझ रहे हैं? राष्ट्रीय मुक्ति सेना का जो गठन हुआ था, साम्यवादी सेना का गठन जो हुआ था उत्तरी वियतनाम में, उसी को वियतकांग कहा जाता है। तो 1960 में वियतकांग का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया गया था। देखो, ये दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग, ठीक ना? उत्तरी वियतनाम में वियतकांग नहीं, तो दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग थे और ये लोग अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था भाई। 1961 तक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। कहां? दक्षिणी वियतनाम। बात समझ में आ गया? 1961
60 में वियतकांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक ना? हिंसात्मक संघर्ष लोगों ने, वियतकांगों ने अपने सरकार के विरुद्ध शुरू कर दिया था और 1961 में कहा जाए कि गृह युद्ध शुरू हो गया। 1961 में गृह युद्ध शुरू हो गए। तो वियतनाम की स्थिति यह थी कि वियतनाम में एक बार फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, अब अमेरिका की बात क्या करनी है, रोकने की तो बहुत कुछ प्रयास किया था। लाओस में भी प्रयास किया, कंबोडिया में भी प्रयास किया। दक्षिणी वियतनाम में खुश था कि हमारा सरकार है, भाओदाई वाली सरकार, तो इसलिए अब कोशिश में था कि एहिजा मौत है, यानी दक्षिणी वियतनाम में वो प्रयास में था कि साम्यवाद का प्रसार न हो सके। तो 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सैगान भेज दिया। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका चूंकि नहीं चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद का प्रसार हो, इसलिए उसने इस पर पहल किया। जब गृह युद्ध चालू हुआ तो पहल क्या किया, सितंबर 1961 में शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी कर दिया। उसने जो श्वेत पत्र जारी किया, उस श्वेत पत्र का शीर्षक क्या था, क्या नाम दिया था, शांति को खतरा। और इसके लिए उसने हो ची मिन्ह सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि आपकी गलतियों और आपके कारण ये गृह युद्ध हो रहा है, आपने लोगों को भड़काया है, आपने लोगों को भड़का करके यह गृह युद्ध चालू करवाया। तो पूर्णतः जिम्मेदारी, पूर्णतः दोष हो ची मिन्ह को ठहराया। और तब कहा कि भाई जब आपने ऐसा किया है तो हमारा काम है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करवाएं। तो सरकार के सपोर्ट के लिए उसने 4000 सैनिक 1962 ईस्वी के प्रारंभ में दक्षिणी वियतनाम में सैगान भेज दिया। वास्तविकता तो यह थी कि न्यो दिन नियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। लेकिन अगर वास्तविकता की बात करें कि यह जो गृह युद्ध शुरू हुआ था, यह क्यों शुरू हुआ था, तो ये न्यो दिन नियम के अत्याचार से शुरू हुआ था। याद है न्यो दिन नियम के बारे में हमने बताया था कि जो बाओदाई के नेतृत्व में अमेरिकी समर्थित सरकार का गठन दक्षिणी वियतनाम में किया गया, परंतु यह केवल एक मुखौटा था। वास्तव में दक्षिणी वियतनाम में सरकार न्यो दिन नियम के द्वारा चलाया जा रहा था। तो उसी के अत्याचारों से जनता एकदम तंग आ गई थी और इसीलिए जनता ने अपने सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन किया था, यह गृह युद्ध शुरू किया था। इसमें हो ची मिन्ह की कोई, हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि हो ची मिन्ह सपोर्ट किए होंगे कि भाई हमारा समर्थन है, आप लोग लड़िए, हम मदद करेंगे, वियतनाम हमारा ही है, खदेड़ा जाए और पूरे वियतनाम को मिला करके एक वियतनाम गणराज्य की स्थापना किया जाए। ऐसा किए होंगे, माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। तो घटना समझ में आ गई। घटना का हुआ 19 सितंबर 1961 में, सितंबर
1961 में अमेरिका ने शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर गृह युद्ध के लिए हो ची मिन्ह को जिम्मेदार ठहराया। ठीक ना। उसने कहा कि ये गृह युद्ध काहे हुआ है, हो ची मिन्ह को उसने पूर्णतः दोष दिया कि आपने जनता को भड़का करके ये गृह युद्ध चालू करवाया तथा दक्षिणी सरकार की मदद के लिए 4000 सैनिकों को सैगान भेजा। ठीक ना। तो उसने अपना सेना जो है सैगान में भेज दिया और सैगान में सेना भेजने का उद्देश्य बस यही था कि अमेरिकी समर्थित जो माओवादी की सरकार है उसकी मदद किया जाए और यहाँ उसका मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ पर साम्यवाद न आ सके, इसके लिए साम्यवाद को रोकने के लिए वो अपनी सेना भेजा था। कह रहे कि बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह कर रही थी। स्थिति इतना बिगड़ गया था दक्षिणी वियतनाम में कि वहां धार्मिक उत्पीड़न भी शुरू हो गया था और धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर के वहां के जो बौद्ध जनता थी, लाओस कंबोडिया आदि में ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग थे वियतनाम में, तो ये बौद्ध जनता जो थी आत्मदाह तक करने लगी। क्योंकि ये लोग तो हिंसा में विश्वास करते नहीं हैं, बौद्ध धर्म हिंसा का उपदेश नहीं देता है, इसीलिए ये लोग तंग आकर के जवाब में अपने आप को ही मिटा देना उचित समझा, तो आत्मदाह करने लगी वहां की जनता। अब आप सोचो कि स्थिति कहां पहुंचा होगा, स्थिति कितना बिगड़ा होगा कि जनता स्वयं अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। अपना जान देना आसान बात नहीं है। लोगों को थोड़ा सा चोट लगता है तो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फिर इतना बड़ा कदम उठाना कम से कम हमें नहीं लगता कि ये बस की बात है। देखो कुछ लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो ऐसा कदम माइंडलेस लोग भी उठाते हैं। हाँ, बौरा है आदमी, अब समझदार आदमी थोड़े ही सब काम। समस्याओं से भागने वाला आदमी को समझदार कभी नहीं कहा जा सकता। जो समस्या से भाग जाए, कोई कहता है कि तंग आकर के या समस्याओं से जूझ करके मैंने ऐसा किया, ये कदम उठाना कभी उचित नहीं है। समस्याएं किसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में समस्याएं हैं। कोई लड़ रहा है, कोई हथियार डाल दे रहा है, लेकिन यहाँ के जनता को मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि स्थिति कितनी बिगड़ गई थी कि उन जनताओं को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा था। इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर दिया और न्यो दिन दियम को मार दिया। सेना तक, अरे भाई सेनो के जनतवे में से ना भर्ती होता है सेना, तो सेना भी तंग आ गई और तंग आकर के सेना ने जब विद्रोह किया तो सेना विद्रोह करती है तो परिणाम हमने बहुत जगह देखा है। अब
पूरा क्या बताना है, भारत में भी एक बार ऐसा देखा गया है ना। यही हुआ 1963 में सेना ने विद्रोह जब किया ना, तो न्योदिन को मार दिया और यहाँ पर सैनिक सरकार की स्थापना हुई। अब सेना विद्रोह करेगी और सेना जब तख्ता पलट करेगी तो सैनिक शासन स्थापित होगा। तो 1963 में सेना ने विद्रोह कर न्योदिन को मार दिया तथा सैनिक सरकार की स्थापना की। अब दक्षिणी वियतनाम की स्थिति यह हो गई कि उजा सैनिक शासन स्थापित हो गया, परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी थी। यह भी सरकार कैसा था, प्रतिक्रियावादी सरकार था। इस तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, यानी राजनैतिक अस्थिरता का दौर यहाँ भी शुरू हो गया। मगर किसी की भी नीति नहीं बदली और वियतकांग का संघर्ष चलता रहा। सरकारें बदलती रही, लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ नीतियां कभी नहीं बदली। नीति सब कोई के उहे रहा। जे सीटवा पर आके बैठा था, जे सत्ता में आके काबिज होता था, ओकर फिर नीति वही हो जाता था। और सरकार बदलने से क्या फायदा, जनता को तो नीतियों से ऐतराज था। अगर नीतियां बदल दी, सरकार वही रह जाता, तो भी जनता को कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए वियतकांगों का संघर्ष बंद नहीं हुआ, जारी रहा। सरकारें बदली लेकिन संघर्ष चलता रहा। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए। अब अमेरिका खुलकर के इस लड़ाई में आ गया और 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने क्या किया, उत्तरी वियतनाम, चूंकि उसने जिम्मेदार हो ची मिन को ठहराया था, उत्तरी वियतनाम को ठहराया था, उसने कहा कि जड़ वही से है, इसलिए उसने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उत्तरी वियतनाम के कुछ सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। तब अमेरिका को चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दिया। जब ऐसा किया तो ये किसको नुकसान पहुंचाया, उत्तरी वियतनाम को। और उत्तरी वियतनाम की सरकार थी साम्यवादी सरकार। तुरंत साम्यवादी देशों ने एक्शन ले लिया। चीन और रूस ने धमकियां दिया अमेरिका को, परंतु इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। महाशक्ति था तो डरा नहीं। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध काफी हिंसात्मक हो गया। यह एक बर्बर एवं यातनापूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। एकदम बौखलाइल था अमेरिका। लगातार 2-3 जगह उसको हार की मुंह देखनी पड़ी थी और छोटे छोटे देशों से हार जाना ये बहुत बड़ी बात थी। और अमेरिका इसको अपने प्रतिष्ठा की बात मान लिया था और इसलिए अबरी पे पूरा जोर शोर से कहा कि मेन तो तुम्ही है, एजे से शुरुआत हुआ है, तो उसने चाहा कि इसको एकदम जड़े से कबा। इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया उत्तरी वियतनाम। उसने रासायनिक हथियारों, नपाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल इस युद्ध में किया था। ठीक ना। देखो, रासायनिक हथियार की अगर बात करें तो नपाम जो थी, यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था। रसायन में आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ ले होगा। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिला करके एक मिश्रण तैयार किया जाता था। यह मिश्रण क्या होता है कि जब आप गिराए ना हेलीकॉप्टर से चाहे विमान से, तो मनुष्य के शरीर पर आके गिरेगा ना तो त्वचा पर चिपक जाएगा। देखते हो कोई कोई चीज सट जाता है,
तो उस तरह से ये त्वचा पर चिपक जाएगा और चिपक करके जलने लगता है। आपके शरीर के जिस चमड़ा के हिस्सा में गिरेगा चिपक जाएगा, सट जाएगा। अब धुइएगा तो धुलेगा नहीं, आई जलने लगेगा, शरीर को जला देगा। तो इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। अब समझ लो कि लड़ाई को कौना कदर पहुंचा दिया। लड़ाई अगर दो देशों की थी, दो राजाओं की, दो शासकों की थी, आम जनता की क्या दिक्कत है। लेकिन अमेरिका इस कदर इस युद्ध में सिविलियन लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया था। यह लड़ाई केवल उत्तरी वियतनाम के साथ नहीं लड़ी गई थी। अमेरिका ने यह लड़ाई उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में जो वियतकांग थे और जो दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग के समर्थक लोग थे, उन सबके साथ लड़ा गया। यानी आम जनता के साथ भी ये लड़ाई लड़ी गई थी। निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। अमेरिकी सेना क्या करती थी, गांव में घुसती थी, पूरा गांव के लोगों को मार डालती थी और अंत में पूरे गांव में आग लगा देती थी। अमेरिकी अत्याचार इस तरह से वियतनाम में होने लगा। 1967 ईस्वी तक अमेरिका ने इतने बम वियतनाम में गिराए जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। है? ये अमेरिका अपने अंतिम मन एकदम प्रयास कर लिया था। पांच अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। देखो, इस आक्रमण में उसने क्या किया, सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। ठीक ना, सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया। इसके बाद क्या किया, रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। भारी संख्या में टैंकों का प्रयोग किया। बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया। इसी बीच में जो रासायनिक हथियार की बात करते हैं, रासायनिक हथियार में नपाम, एजेंट ऑरेंज, अरे एजेंट ऑरेंज कहें चाहे ऑरेंज एजेंट कहें, एक ही बात है। नपाम समझिए गए एक रासायनिक कंपाउंड था और एजेंट ऑरेंज नाम क्या था, ये जहर था एक प्रकार। और इसको ऑरेंज कलर वाले ड्रामों में रखा जाता था, इसीलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज रखा है। ठीक ना। इस जहर की खासियत यह थी कि इससे पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती थी। पेड़ के जितना पत्ता था झुलस जाता था एवं पेड़ सूख जाता था, मर जाता था। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका एजेंट ऑरेंज रखा गया। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया था। इस जहर का असर आज भी नजर आता है।
आज भी वियतनाम में जाइएगा तो इस जहर का असर आज भी देखने को मिलता है, जहां जन्मजात विकलांग लोग पैदा होते हैं। अमेरिका के ये कुछ द्वितीय विश्व युद्ध और इन टाइमों में किया गया प्रयोग आज भी, जैसे जापान में आज भी इसका परमाणु बम का प्रयोग प्रभाव देखने को मिलता है, और ये प्रभाव वियतनाम में भी देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई है? कौन दिक्कत? अमेरिका की इस तरह की कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। बात तो अब खुदे देख लो कि इसका अत्याचार यह है, असहनीय अत्याचार थी, और यह मतलब की अत्याचार थी। और केवल अब इसको तो हम लोग यही कह सकते हैं कि वो अपनी प्रतिष्ठा पर ले लिया था। उसको लगा कि अरे बताओ, इतना छोटे छोटे देश हमरा के खदेड़ दे रहा है तो हमारा वैल्यू क्या रह जाएगा ना। पूरी दुनिया रूस से डरती थी, और जापान हराया तो भ्रम टूट गया ना। उसी तरह अमेरिका को लगा कि अरे लाओस हरा दिया, कंबोडिया हरा दिया, ये सब हमारा के खदेड़ रहा है, का वैल्यू रह जाएगा। एशिया के इतना छोटा छोटा देश और हमारे जैसे दुनिया के सबसे महाशक्ति को इसे खदेड़ रहा है जिसे कोनो लइकन के आदमी खदेड़ देता है ना। उसने अपने प्रतिष्ठा पर इस बात को ले लिया था, और इसीलिए उसने सोचा था कि सूद मूल सहते ही जा जवाब दे देता कि दुनिया जान जाए कि अमेरिका क्या है। भले अमेरिका क्या है इसका मैसेज गलत निकल गया, यहां भी उसको हार झेलना पड़ा। अरे ये हार नहीं है तो और क्या है कि इतने छोटे देश पर आप इतना व्यापक हथियारों का प्रयोग करना पड़ गया। आप इतनी बड़ी शक्ति हैं और इतना बड़ा बर्बादी का है, वो तो छोटा देश ही है। अब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो और भारत को अपना बहुत सारे प्रमुख हथियारों का प्रयोग कर जाना पड़े तो हम कहें कि भारत जीत गया। अरे आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि एक सप्ताह युद्ध चालू करके, नॉर्मली युद्ध चालू करके एक सप्ताह तक युद्ध जारी रहे और उसके बाद युद्ध बंद कर दिया जाए तो वहां भूखमरी के कारण पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। स्थिति पाकिस्तान की ये है। अब वो देश को मारने के लिए आप अपने सारे अर्थव्यवस्था को चौपट कर बैठे तो इस जीत को जीत कहा जाएगा। तो अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था चौपटे न कर रहा था। तो इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उसका व्यापक विरोध होना शुरू हो गया। एक प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल थे। रसेल नाम याद रखेंगे, वो वेस्ट इंडीज वाला रसेल ना। एक अन्य मैं बताया यह दार्शनिक थे। तो दार्शनिक रसेल ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दे दिया। ये प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखें। एक दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि ये जो वियतनाम युद्ध हो रहा है इसका 100% दोष अमेरिका का है। इसके आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे। आर्थिक कुपरिणाम और अर्थव्यवस्था चौपट होने की बात मैंने कहा था। प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर अमेरिकी खर्च में वृद्धि हो गई थी। अमेरिका की स्थिति ऐसा हो गया कि प्रति वर्ष 2 से 2.5 अरब डॉलर बेसी एक्स्ट्रा खर्चा होने लगा। बेकार के युद्ध लड़ रहे थे।
इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था एकदम डमाडोल होने लगी। अब बताओ, एक अमेरिका की जीत कहेंगे? अगर वो यह लड़ाई में जीतियो जाता तो ये उसकी जीत नहीं है, ये उसकी हार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मूल्य काफी नीचे गिर गया, परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। पहले ही कहे कि वो अपना प्रतिष्ठा का बात समझ लिया था और समझौता के सारे प्रयासों को विफल करते हुए युद्ध को जारी रखा। वो एकदम निर्णायक युद्ध के मूड में ये था कि अब ये आर या पार की लड़ाई है, ये में अब समझौता के कौन जरूरत नहीं है, या तो हम ही रहेंगे ना तो वह रहेगा। अब अमेरिका वियतनाम में से कहीं रहेगा। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। अब देखो, उत्तरी वियतनाम के लोग या दक्षिणी वियतनाम की बात करें, खास करके उत्तरी वियतनाम की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तरी वियतनाम के लोग अब ये साम्यवाद के लिए नहीं लड़ रहे थे और किसी और कारणों से नहीं लड़ रहे थे। वो लड़ रहे थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वो लड़ रहे थे अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। उनके सामने और कोई विकल्प था ही नहीं। और जब कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है तो अपना सब कुछ झोंक देता है, और उस लड़ाई में उसको हरा पाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमेरिका के लिए यही मुश्किल है। यहां तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चों को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूक को लिए गश्ती लगाती थी, या सीधे युद्ध में शामिल होकर देखी जाती थी, या फिर हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत करती देखी जाती थी। अब आप इसी से बात समझ लीजिए कि यह क्या आलम था वियतनाम में। लोगों का हौसला किस आसमान तक पहुंच चुका था कि महिलाएं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। अब छोटे छोटे बच्चों को होते हुए भी उनकी बहादुरी को देखो। हम लोग एक झांसी की रानी की हर बार याद दिलाते हैं कि झांसी की रानी थी जिन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपने पीठ पर बैठ करके युद्ध लड़ा था। उसी से प्रेरणा लेकर के और वियतनामी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने पीठ पर बांध लिया। वो लोग भी कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और लड़ाई में हो सकता है कि साड़ी पहन करके लड़ाई लड़ने में दिक्कतें हो, इसलिए वो लोग फुल पैंट पहना। बताओ इतना हंस काहे रहे हो? आज तो मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां फैशन के नाम पर कुछ छुपे नहीं रही है कि ना। और वो तो बेचारी फैशन के लिए नहीं, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ऐसा किया था। और जब अस्तित्व की बात आ जाए तो फिर लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन लोगों ने उस तरह के कपड़े पहन करके और बंदूक लेकर के या तो डायरेक्टली युद्ध में शामिल हो गई, अब नहीं तो जरूरत पड़ने पर गश्ती दे रही थी। गश्ती का मतलब पेट्रोलिंग में घूम रही थी, या जरूरत पड़ने पर हो ची मिन्ह मार्ग का मरम्मत कर रही थी। सबसे मेन पॉइंट हो ची मिन्ह मार्ग था। जब तक ये सुरक्षित था तब तक अमेरिका कुछ नहीं कर सकता था। अमेरिका भी कोशिश में था कि हम पहले हो ची मिन्ह मार्ग तोड़ दें, क्योंकि हो ची मिन्ह मार्ग टूटने का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम का संपर्क टूट जाएगा और किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए महिलाएं इस रोड के मरम्मत में लग गई। अब पुरुषों का टेंशन खत्म भाई, चलो आधा टेंशन वो लोग ले लिया ना। तो इसलिए इस लड़ाई में वो लोग एकदम 100% खुले माइंड से लड़ाई को लड़ सके। ये बहादुरी थी वहां की महिलाओं की। अब बात सबसे बड़ी यही थी कि लोग जब अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ते हैं तो सब कुछ झोंक देते हैं, और यही हुआ। अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था, जैसे अभी मैंने बताया झांसी की रानी की। तो ऐसे प्राचीन नायिकाओं को प्रेरित याद दिला करके प्रेरणा दी जाती थी कि जब ये लोगों ने ऐसा किया तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा कर सकते। इसी संदर्भ में त्रिवयु की कहानी सुनने को मिलती है।
जैसे हम लोग झांसी की रानी की बात करते हैं, वहां किसकी कहानी सुनने को मिला? त्रिअयु की कहानी सुनने को मिला, जिसे इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। त्रिअयु को देवी की तरह पूजा जाता था। एक प्रश्न आता है तो ध्यान रखेंगे, आता है कि त्रिअयु कौन थी? तो देवी थी, ठीक ना? बस इतनी याद रखें। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिकियों को काफी क्षति पहुंचा दिया। अब भाई ये लोग भी जब लड़ाई खुलेआम लड़ रहे हो तब तो अब वार होगा ना। ये लड़ाई इस कदर हुई कि इतनी समझ में आ जाए ना। अर्जुन कहता था, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन सदैव कृष्ण से यही कहते थे कि केशव, रथ को जब भी कर्ण के सामने आते थे तो यही कहते थे कि केशव, रथ को इतना नजदीक ले चलो कि जब मेरे बाणों से कर्ण को घाव लगे तो खून का छींटा मेरे तक पहुंचे, और कर्ण के बाणों से मेरे शरीर पर जब घाव लगे तो मेरे खून का छींटा कर्ण तक पहुंचे, तब जाकर के लड़ाई में मजा आए। वीर आदमी लड़ता है ना तो बहादुरी से लड़ता है। इसीलिए वो कहा था कि अब वो लड़ाई का होगा कि थोड़ा बहुत चोट लगे। अरे बाण लगे तो लगे, यहाँ एक योद्धा ने बाण चलाया है। शरीर वो लोग के था उतना, न तो इन लोग के बाण लगता था ना किसी आदमी के, तो पतो नहीं चलता था कि वो आदमी है कि नहीं। एक को बाण में हजारों लोगों को ही मारते थे, लेकिन जब दोनों धनुर्धर एक दूसरे के आमने सामने आए ना, तब लगा कि हाँ युद्ध हो रही है। तो शरीर भी था इन लोगों का। बताओ, उतना तेजी से चलने वाला बाण जब इन लोगों के शरीर में लगता था तो 2-4 इंच अंदर घुस पाता था। शरीर वो उतना वज्र जैसन था ही लोग। और खास करके कर्ण की बात किया जाए तो वह अकेला महारथी था जो पूरे महाभारत में वैसा कोई महारथी नहीं था। वह युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा था, वह भीम के तरह बलशाली था, अर्जुन की तरह धनुर्धर था, नकुल और सहदेव जो थे ना, तो नकुल की तरह सुंदर और सहदेव की तरह सहिष्णु था। वह अकेला महारथी था जिसमें सारे गुण भरे हुए थे। कहा जाता है कि वो महादेव का स्वरूप था। कर्ण साधारण आदमी नहीं था। चलिए आते हैं हम लोग इधर। तो 1968 में जब लड़ाई ऐसा हो ही गया तो आप ही बार बार वार कीजिएगा। ये लोग भी कहा कि तनिका आपको भी हमारी शक्ति का एहसास हो ही जाए। तो वियतकांगों ने क्या किया, अमेरिका के शक्ति का जो है ना प्रतीक है पूर्वी पेंटागन। पेंटागन एक इमारत है अमेरिका में, जहां उसके सभी अधिकारियों का ऑफिस है। उसी पेंटागन पर धावा किया, और पेंटागन पर आक्रमण का मतलब अमेरिका को बुझा गया कि यो इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है। क्या है कि पेंटागन पर आक्रमण का मतलब अमेरिका बर्दाश्त करने वाला देश नहीं है। इतिहास में दोबारा पेंटागन पर आक्रमण हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने पेंटागन पर आक्रमण किया था। ढूंढ करके लादेन को मारा अमेरिका। चलिए, ये बातें अलग चीजें हैं, अलग टॉपिक चला जाएगा, उधर हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। इस धावा ने यह स्पष्ट कर दिया, इस आक्रमण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वियतनामियों का हौसला अभी बुलंद है। अमेरिका के घर में घुस के लड़ रहा है, हौसला बुलंद नहीं है तो क्या है? डरल रहता तो अपने फेरा में लुकाई रहता, और वो आपके घर में आके घुस के मार रहा है, एक मतलब वो डेराइल है, उसका हौसला बुलंद है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों को रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग काफी मजबूत है, यह भी पता चल गया। पहले ही हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट इस लड़ाई का हो ची मिन्ह मार्गे था।
तो ये अमेरिका को ये भी पता चल गया, दुनिया को ये भी पता चल गया कि हो ची मिन्ह मार्ग इतना कमजोर नहीं है, क्योंकि इसे बमबारी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वस्तुतः हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। हो ची मिन्ह मार्ग की अगर हम बात करें, हो ची मिन्ह मार्ग, तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता, ठीक ना। हो ची मिन्ह मार्ग यही लेकर संपर्क को तोड़ने की कोशिश में जिससे सैकड़ों कच्ची की सड़कें निकल कर जुड़ी हुई थी। अमेरिका सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। दिखवे कि एक महिला तक उस पर तत्पर रहती थी, तो बम गिरा करके तोड़ता था, अभी तोड़ा है कि तुरंत फिट बन के तैयार है। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया था। लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण करने का उसका मूल उद्देश्य यही था, वह रास्तवा पर अपना अधिकार करना चाहता था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, तीन तरफा युद्ध में फंस गया, लाओसों में फंस गया, कंबोडिया में फंस गया, उन्हें वियतनाम में फंस गया। तो तीन तरफा युद्ध में फंस करके उसको क्या हो गया, वापस लौटना पड़ा। वापस लौटना आसान लगता है ना, लेकिन अमेरिका को बुझा रहा होगा कि हम वापस लौट रहे हैं कर मतलब क्या हो रहा है ना। खूब जोमिया के कहीं गई लो और वैसे डरे लौटना पड़े, तो अमेरिका जानता होगा कि ओकरा दिल पर का गुजर रहा है। कारण यही था, यह युद्ध इतना भयानक होने का, बस ए लड़का गिर गया ने को दिन तबड़ा तो तू लोग के मियाँ सोना ना हो जाएगा, नौटंकी बना के रख ले रहता है। ये अमेरिका इतना व्यापक जो संघर्ष किया था, इस युद्ध को इतना भयानक बनाया था, इसका कारण यही था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है वह जानता होगा। दोस्तों संगतिया बैठा हुआ तो कहता है अरे बार बार भागता है ना, कह देता होगा। अब अमेरिका भी शांति वार्ता चाहता था। अब अमेरिका के मन में आ गया कि कोई आवे और छोड़ा देवे लड़ैया। ना होता है लड़ाई जब खूब हो जाता है, दोनों ओर से आदमी पिटा जाता है, तो बात तो प्रतिष्ठा की है, तो पीछे हट नहीं सकते हैं, तो आदमी फेरा में पड़ जाता है, कोई छोड़ा दे तो छोड़िए। यही बात अमेरिका को भी थी। अमेरिका भी अब शांति वार्ता चाहता, परंतु अपनी शर्तों पर। शांति तो चाहता था लेकिन शर्त पर, भाई हमारा शर्त मानेगी। यही के चलते ना कहा जाता है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं। राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो। जैसे राष्ट्रमंडल जो था ब्रिटेन वाला और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सभी जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, ये कोशिश में थी कि वार्ता शुरू होके आज समझौता हो जाए। अतः 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई। क्या हुआ? 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता
शुरू हुई, शांति वार्ता शुरू हुई। अब समझौता शुरू हो गया कब? 1968 ईस्वी में। कहाँ पर शुरू हुआ? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, तटस्थ देश में। अमेरिका हठ के कारण 6 माह तक वार्ता सफल नहीं हुई। अब अमेरिको इतना सराहल तो देश था नहीं, अपना जिद पर अड़ा रहा, और इस जिद के कारण 6 महीना तक कोनो फैसला नहीं हो सका। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिकी अपनी सेनाएं हटाए। वियतकांग लोग, जो वियतनाम के लोग थे, उन लोगों का मांग यही था, अरे बातचीत होगा तब, जब बमबारी बंद हो जाए, अमेरिका अपन सेना हटा ली, तब ना आके बैठ के बतियावल जाए। इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग के सरकार के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता भी दे दी। यही बीच का हुआ 7 जून 1969 ईस्वी को। देखिए बहुत बड़ा घटना हो। 7 जून 1969 ईस्वी को, इस तारीख को क्या हुआ? वियतनामी शिष्टमंडल ने, वियतनामी जो शिष्टमंडल थे, वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के, दक्षिणी, हाँ ना, हम इधर देखेंगे ना तो साफ लोग, ये जो AI कैमरा है ना, वो फेस से एथी करता है, तो जब हमारा चेहरा इधर आएगा तो लाइट आ जाएगा अपने मुंह में। अरे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब नोट्स बनाना हो, हम बताते हैं, आपको जब नोट्स बनाना हो तो आप वैसन टाइम पर वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा जब आपको दिख रहा हो, और बाद एक नोट्स बना लीजिएगा। और कुछ बात ये भी ध्यान रखना है, खाली बोर्ड राइटिंग वाला नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ और चीजें भी जो नोट करने लायक होगी उसको कर लीजिएगा। दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र, ठीक ना, जो दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र था, वियतकांगों के सरकार की गठन मुक्त क्षेत्र पर वियतकांगों के सरकार की गठन की घोषणा किया। घोषणा किया के एकरा का मान्यता दे दिया, रूस और चीन तुरंत मान्यता दे दिया। रूस एवं चीन ने मान्यता। अब देखो, वियतकांग कौन थे? साम्यवादी समर्थित, इसलिए साम्यवादी देश चीन और रूस था। इसने क्या किया? मान्यता दे, ठीक है ठीक है, तुम सरकार के गठन करो, इस सरकार को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई, और इसी बीच का हो गया जो इस पूरे कहानी के सबसे मेन लीडर थे हो ची मिन्ह, उनके निधन। चूंकि उन्होंने अपने वसीयत में दक्षिणी वियतनाम के मुक्ति तक संघर्ष का आह्वान किया था, अतः संघर्ष जारी रहा। लेकिन उन्होंने अपने वसीयत के रूप में, वसीयत क्या होता है बता देते हैं। जैसे कोई आदमी जब मरने लगता है तो अपनी संपत्ति को वह किसे देना चाहता है, या अपने जो उसकी जो भी बची चीजें है उसका, उस प्रॉपर्टी को किसको मालिक बनाना चाहता है, वो लिख देता है, उसी को वसीयत कहते हैं। तो इन्होंने अपने वसीयत में यही घोषणा किया था कि मैं वियतनाम के जनता से यही चाहूँगा कि हमारे मरने के बाद भी यह संघर्ष जारी रहे, तब तक जब तक कि दक्षिणी वियतनाम स्वतंत्र नहीं हो जाता।
और यही कारण था कि इनकी मृत्यु के बाद भी यह संघर्ष चलता रहा। तो सब कुछ तो पढ़िए लिए, पूरी परिस्थिति समझ में आ गई, तो अब समझ में आ गया होगा क्या हुआ। अमेरिका को यहां भी असफलता मिली और वियतनाम का एकीकरण। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। अब जो देखो, जैसे सिनेमा वगैरह होता है, तो सिनेमा भी अपने देश के ज्यादातर सपोर्ट में बनती है। जैसे भारत की बात है, तो भारत की सिनेमा जगत को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिएगा, भारत में जितनी भी सिनेमा बनेगी उसमें यह दिखाया जाएगा कि भारत जायज है और अन्य देश गलती करेंगे। तो उसी तरह हॉलीवुड, जो अमेरिका की सिनेमा जगत है, हॉलीवुड में जो सिनेमा बनता था उसमें यही दिखाया जाता था कि अमेरिका सही है, बाकी गलत है। लेकिन अब उसके स्थान पर सिनेमा ऐसा बनने लगा जिसमें दिखाया गया कि अमेरिकी सेना, अमेरिकी सरकार कितना अत्याचार वियतनाम में कर रही है। एक तरह से बुझा गया कि खुद अमेरिका के जनता भी अब अपनी सरकार से नाखुश थी, असंतुष्ट थी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करके नए राष्ट्रपति बन गए। निक्सन नया राष्ट्रपति बन गए। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई। अब नया नया जो सरकार बनेगा ओकरे पर जिम्मेदारी सौंपा जाएगा। तो इस सरकार पर जनता यह ना उम्मीद रखती है कि हमारी सरकार हमारी उपेक्षाओं पर खरा उतरे। तो जनता की मांग यही थी कि जितना जल्दी हो के समस्या से बाहर निकल जाओ, दूसरा देश में अझुरा के अपन संपत्ति नष्ट कैला से कोनो फायदा नहीं किया। इसी समय माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आ गई। देखो, माइली गांव वाली घटना क्या थी बताते हैं, कंपेयर करते हैं। एक हमारे यहाँ बाथे टोला पड़ता है, बथानी टोला, यही खड़ाओं के पास है। यहाँ की घटना कभी आप लोग सुने होंगे। मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाता हूँ और न मैं किसी लोगों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, लेकिन घटना वहाँ यही हुई थी कि एक पार्टी विशेष के द्वारा पूरे गांव को घेर करके और वहाँ के लोगों को मारा गया था। गांव में आग लगा दी गई थी। भागने वाले लोगों को पकड़ करके फिर उस आग में डाल दिया जाता था। अगले रोज जो खबर छपी अखबारों में, तो अखबार का पन्ना भी रेड कलर से छपा। ये घटना की बर्बरता को बताया गया था। और इस पर ये मैंने कहा कि इस पर और ज़्यादा चीज़ हम लोगों को न बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी भी मामला ये कोर्ट में चल रहा है और किसी को आरोप लगाया गया है, किसी पर प्रत्यारोप लगाया गया, तो उसमें हम लोगों को इस झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस इतने जाने की ये घटना घटी थी। अब हम लोगों के पड़ोस की घटना है। अभी ये कहा, ये घटना अभी केस में कोर्ट में चल रही है, सुर्खियों में है, अखबार में अभी भी पढ़ सकते हो। अभी तो 2-4 दिन से और ज़्यादा हो गया है, हाईलाइटेड हो गया ये घटना। ऐसे है घटना बहुत दिन हो गया, लेकिन ये बहुत बथानी टोला पड़ता है खड़ाव के पास। चलिए, इसी तरह माइली गांव की घटना घटी थी। अब माइली गांव की घटना में क्या हुआ था, यह एक गांव है वियतनाम का। इस गांव को अमेरिकी सैनिकों ने घेर लिया और थोड़ा बर्बरता इससे और आगे बढ़ करके किया गया था, ठीक ना। वहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, लोगों को मार दिया गया, फिर गांव में आग लगा दी गई और एक भी जनता बच न पाए ऐसा प्रयास किया गया। भागने वालों को गोली मार दी जाती थी। अगर कोई जान बचा के कहीं भाग रहा है तो चारों तरफ से सेना घेर लेती, गोली मार दिया जाता था, फिर उठा करके लसिया वही में फेंक दिया। माइली गांव की घटना ये है। लेकिन कहा जाता है कि जिसको ऊपर वाला अगर बचाने पर तैयार हो जाए तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। और अभी हाल ही में गुजरात में अहमदाबाद में होने वाला विमान क्रैश में भी देखा, सारे लोग मर गए लेकिन एक बेचारा बच ही गया।
उसी तरह इस मायली गांव में भी एक आदमी बच गया था और उसी ने इस घटना की जानकारी, ठीक ना। तो ये मायली गांव वाली घटना बहुत गलत थी और खुद उस देश के जनता को भी ये बात गलत लगा और इस कारण से अमेरिकी सेना की एकदम माने चारों तरफ आलोचना शुरू हो। अमेरिकी सेना को आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा कर दी। और तब क्या किया राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री घोषणा किया ना। 5 सूत्री घोषणा का मतलब कि ये घोषणा में 5 गो शर्त रहे। का शर्त रखा गया? पहला, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहे। जो हिंद चीन की सेना है वो लोग युद्ध बंद कर दे। जे जहां है वही रहे, वो करा के अब कहा जाएगा अपने देश है तो लोग जहां है वही रहे लेकिन युद्ध बंद कर दे। दूसरा, युद्ध विराम का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। ना अमेरिका करेगा ना हिंद चीन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक युद्ध विराम की देखरेख करेंगे कि भाई कोई गलती तो सीज फायर का उल्लंघन तो कोई नहीं ना कर रहा है। तीसरा, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, यानी अपन सेना में भी कोनो तरह के प्रयोग अब नहीं कर सकते, जैसे नया नया हथियार नहीं बना सकते। युद्ध विराम की अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। और युद्ध विराम का लक्ष्य क्या रहेगा? समूचे हिंद चीन में युद्ध समाप्त हो जाए, यानी कहीं ना लाओस, कंबोडिया, वियतनाम कहीं पर भी लड़ाई ना हो। यही 5 गो शर्त निक्सन ने रखा था। यह शर्त अच्छी थी। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अब अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब तक जान चुका था उसे अपनी सेनाएं वापस बुलाना ही पड़ेगा। अगर बुझा गया था लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। अब 8 गो शर्त। वियतनामियों ने इसे खारिज कर दिया और फिर इस बार वियतनामियों ने कहा आपकी एक को शर्त नहीं। 5 सूत्री कार्यक्रम को भी खारिज किया, या 8 सूत्री मांग को भी खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। अब अमेरिका को लगा कि भाई अब ऐसे मामला बनेगा ना तो ये रूस आज जो चीन के बल पर वियतनाम कूद रहा है, पहले चीनी के अपना पक्ष में हम कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। क्या हुआ? 24 अक्टूबर 1972 24 अक्टूबर 1972 को उत्तरी वियतनाम फिर वियतकांग अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में समझौता, अब समझौता हो, ठीक ना। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। अभी जब समझौता हुआ तो दक्षिणी वियतनाम के लोग इस वार्ता पर कहा कि भाई हमारा संतुष्टि नहीं है, इसलिए
एक बार फिर से वार्ता के लिए लोगों को बुलाया गया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। वियतकांग लोग कहा कि ना, अब कुछ ना होगा। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आगे गई थी। इतना बम गिराया। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी अभी भी डटे रहे। बम खूब गिराया गया, हनोई को पूरा विध्वंस कर दिया गया, लेकिन अभी भी वियतनामी सेना पीछे नहीं हटी। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। तो अंत में क्या हुआ? 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर हस्ताक्षर हो गया। यानी सब कोई तैयार हो गया कि भाई अब लड़ाई, बहुत प्रयास कर लिया, अमेरिका जान गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है। गोईठा में घी सुखवैला से कोनो फायदा बाना। अभी तक ये ना हुआ उसका, इतना संपत्ति बर्बाद कर दिया, कहीं पैरों रखे के जगह मिला तो क्या कह जाओ। इस समझौते की मुख्य बातें क्या थी कि 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। समझौता के सबसे मुख्य बात यह रखा गया कि 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना को वापस लौट जाना है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। एक तरह से दंड लगाया गया कि भाई बहुत बर्बाद कैले है, असीमित, एक सीमा नहीं की, जितना जरूरत पड़ी उतना तुमको इसका मदद आर्थिक रूप से करना पड़ेगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। और इस तरह से जो अमेरिका से ये इतना लंबा युद्ध चलता आ रहा था, यह युद्ध समाप्त हो गया। क्या है रे? एवं अप्रैल 1975 में उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। याद रखेंगे, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूरा हो गया। यानी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिला दिया गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह अमेरिका वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में ध्यान रखिएगा, तनिषा कुछ डाटा है जिसको याद कर लीजिएगा। या आप लोगों को जैसे लिखना हो नोट्स, अब बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, जो चीजें अब मैं पढ़ रहा हूं इसको सुन करके, नहीं तो वीडियो चला करके आप लोग इसका नोट्स बना दीजिएगा, ठीक ना। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। सबसे ज्यादा केकर नुकसान हुआ? उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए। अमेरिका के 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए, लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे। बुझाता ना कितना कम। अमेरिका के 48,000 हेलीकॉप्टर, 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 अग्नि टैंक नष्ट हो गए। 3600 कहता तो अनगिनत, तो मिसे प्रिंट कर दो। इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में धन की बर्बादी के अलावा अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा था। मैंने कि ये पूरा होल घटना के बात कही जाओ, ये पूरा घटना में अमेरिका के बहुत सारा धन संपत्ति नष्ट हुआ। अब इतना तो नष्ट देखिए रहे हैं, इतना नष्ट के बावजूद ओकर साख को बहुत आघात पहुंचा। साख मन ना बुझाइए, प्रतिष्ठा को, उसके मान मर्यादा ना। बार बार आप युद्ध से भाग रहे हैं, छोटे से देश से टकराए हुए हैं। सबसे पहले का अपमान वाला तो बात यह है कि एगो सियान आदमी छोटा लड़का से झगड़ा कर देवे
तो कोई ओकरा गलती कही ना आ ओकरो से लड़ाई कैला के बाद वो भाग जाए डरे। बात यही अमेरिकी साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह से असफल रहा, कहीं भी उसको सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा, चाहे बेचारा जोशी कहले होके। चलिए कल थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे। कल क्या के कौन सा सब्जेक्ट लाओगे? ले आओ ज्योग्राफी। चलिए आज रहने दो। हाँ अब आप लोग जा सकते।